नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने IIM बैंगलोर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। IIM अहमदाबाद का मैंने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो डाल दिया, वो ऊपर कार्ड्स में दिख जाएगा, एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, वो भी देख लेना। मैं बार बार नीचे इसलिए देखूंगा क्योंकि मैं फ़ोन में पढ़ के बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। और ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्ट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा मैं PDF फॉर्म में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो मेरा पूरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया था। इट वॉज सुपर इंटेंस बट इट वॉज सुपर चिल। मतलब मेरा फेवरेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही है IIM बैंगलोर का, बिकॉज सबसे बढ़िया इंटरव्यू गया मेरा। मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था मेरा। मैंने वॉट भी बहुत अच्छा दिया था, जो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है। जो इंटरव्यू होता है उससे पहले एक ऐसे लिखना होता है, छोटा सा 20 मिनट का था। इसमें 20 मिनट का टाइमिंग दिया था, 250-300 वर्ड लिखने थे। ऑलमोस्ट 1.5 साइड, मतलब 1.5 साइड ऑफ पेपर था, उसमें फिल करना था। एंड इट वॉज ऑन ट्रेड, FDI और इंडियन ग्रोथ और वो सब। तो वो मैंने बहुत कुछ लिख दिया। सो माई इंटरव्यू वॉज ऑन 7 मार्च, और 7 मार्च को था कैलकाटा के जस्ट 2 दिन बाद, कैलकाटा 4 को था, और दोनों थे दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में। सो ये था सुबह 8 AM वाला। और सुबह 8 AM वाले में जिन लोगों को नहीं पता, मेरे को तो भाई मौत आती है सुबह उठने में। मेरे को बिल्कुल सुबह उठना पसंद नहीं है। मेरे लिए इट इज़ अ नाइटमेयर टू राइज अर्ली। हाँ, रात भर चाय बिठा लो। तो पहले ही मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक था कि यार सुबह उठेंगे, कैसा जाएगा इंटरव्यू। ऊपर से जो वॉट था उसमें भी थोड़ा सा आई वॉज हेजिटेटिंग वाइल राइटिंग। वैसे तो आई डोंट हेजिटेट, बट थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी बिकॉज माइंड वॉज नॉट दैट क्लियर। सुबह सुबह नहीं हो पाता मेरा, क्या करूँ। मैंने वॉट का टॉपिक बता दिया, 20 मिनट में लेता, 250 वर्ड्स का लिखना था। इंडिया FDI ट्रेड इस पे था, ऐसे कुछ टॉपिक था, छोटा सा कुछ 2-3 लाइन 4-5 लाइन का पैराग्राफ सा दे रखा था। उसके बेसिस पे बोला था कि लिखो, तो मैंने लिख दिया और बढ़िया बढ़िया लिख के गया था। वो तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह सुनता रहता था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। न्यूज़पेपर तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, न्यूज़ दो आई फॉलो, आई यूज टू फॉलो, आई स्टिल फॉलो। सो जैसे ही मैं रूम में एंटर किया, सो देर वर 2 प्रोफेसर्स, 2 मेल प्रोफेसर्स। बोथ ऑफ द प्रोफेसर्स वर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज़्यादा बढ़िया से, मतलब स्ट्रिक्ट से नहीं लग रहे थे। उनको देख के ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ ग्रिल करेंगे। दो दे डिड ग्रिल, बट they were very playful with their grilling as well. मतलब they made me very comfortable while I was talking to them. So they, as soon as I entered, as I got seated, they asked me if I had breakfast. तो मैंने बोला कि सर अभी तो नहीं किया, थोड़ी देर बाद करूँगा आफ्टर दिस इंटरव्यू। तो ही सेज कि अगर दिन का होता तो तभी बाद में कर दे। मैंने बोला नहीं सर, पहले ही करता, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन इंग्लिश, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंड। आई ऑल्सो मेंशन कि सर मेरे को इसके बाद घर वापस जाना है, ट्रैवल करना है, मैं देहरादून से हूँ, तो मेरे को वापस जाना है इसके बाद। तो आफ्टर दिस आई ईट एंड आई रीच बाय इवनिंग। तो आगे रास्ते के लिए भी आई एम फील्ड। सो आफ्टर ऑल दिस ही गॉट इनटू माय SOP। जो SOP लिखनी होती है 600-700 वर्ड का, एक ऐसे टाइप का लिखना होता है। IIM बैंगलोर में जो फॉर्म भरते हैं, जब शॉर्ट लिस्ट आ जाता है, कॉल आ जाता है, जब मेल आ जाता है IIM बैंगलोर से शॉर्ट लिस्ट का, उसके बाद एक फॉर्म भरवाते हैं। वो उसमें रेफरेंस भी देना पड़ता है। तो कोई पुराना वर्क जहाँ से तुमने किया हो, तो बेसिकली उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना होता है, और एक लिंक जनरेट करना होता है। वो लिंक उनके ईमेल आईडी पे जाता है, और वो वहाँ से एक रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस में बेसिकली तुम वो बताते हैं कि वो तुम्हें कैसे जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लिखेगा कि प्रोफेसर ऑफ सो एंड सो इन दिस कॉलेज, और कि तुम उससे कैसे रिलेटेड हो, या रिपोर्टिंग मैनेजर है। और उसमें बेसिकली कुछ 4-5-6-7 क्वेश्चन होते हैं कि क्रिएटिविटी के स्केल पे, इफ़ ही इज़ हाईली, इफ़ ही इज़ गुड, बैड, और इफ़ ही इज़ डिसेंट, और मतलब ऐसे टाइप के कुछ होता है कि क्रिएटिविटी लेवल क्या है तुम्हारे अंदर का, वर्क एथिक कैसा है। बेसिक 10-12 क्वेश्चन होते हैं। बट अगर तुम्हारा कोई रिपोर्टिंग मैनेजर है जो तो तुम्हारे लिए कर सके, या मैंने तो कॉलेज प्रोफेसर से लिखवाया था, एक कॉलेज प्रोफेसर से, और एक मैं इंटर्नशिप जहाँ पे करा था तो वहाँ पे मेरे सीनियर से करवाया था। सो इसका टाइम मिलता है, पर पहले से अपने प्रोफेसर से और इन सबसे बना के रखो। अगर कॉलेज में हो, प्रोफेसर से बदतमीजी मत करो, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से थोड़ा सा संभल के रहो, और क्योंकि ये सब काम आता है। So after that, after he asked me about breakfast and everything, so he saw my SOP as I mentioned. तो SOP पढ़ते पढ़ते ही realized कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. So he asked me about radio jockey volunteering which I did. So I told him more about it कि क्या था, कहाँ पे था, और जो रेडियो स्टेशन है वो क्या है उसके बारे में, क्योंकि मैंने अपनी SOP में लिखा हुआ था। और I had done that for almost 3 months I guess. हाँ, 3 months ही था. So he also asked me कि जो मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं ये सब कैसे, मतलब हाउ डिड आई गेट ऑल दिस, लाइक डिड आई अप्लाई फॉर ऑल दिस माई सेल्फ। सो नेक्स्ट ही आस्क मी अबाउट माई इंटर्नशिप एट आम आदमी पार्टी। सो मैंने एक इंटर्नशिप की थी आम आदमी पार्टी से। मैं उनकी वैल्यू से ज़्यादा अलाइन करता नहीं, अब नहीं करता। बिफोर वर्किंग देयर आई यूज टू, मतलब मेरे को लगता था वो एजुकेशन वगैरह में जो कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, बट एज थिंग्स अनफोल्डेड, तो आई थिंक दैट
आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ द एसोसिएशन विद आम आदमी पार्टी। वो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा CV और सब कुछ खाली था, मेरे पास कुछ और कोई इंटर्नशिप में बहुत लाइक स्ट्राइव कर रहा था, हाथ पैर मार रहा था, बट कुछ मिल नहीं रही थी, पता नहीं मे बी द स्टार्स वर नॉट अलाइनिंग प्रॉपरली फॉर मी, बट इट वॉज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। मैं अगर वो नहीं करता तो मेरा CV खाली होता। उसके बेसिस पे उसके बाद फिर आई डिड अदर इंटर्नशिप्स एज वेल, बिकॉज थोड़ा CV भरा, थोड़ा सा प्रोफाइल बढ़ी, तो ही आस्क्ड मी इफ आई सब्सक्राइब टू देयर आइडियोलॉजी एज वेल, कि आम आदमी पार्टी एज अ पार्टी मेरे को क्यों लगती है, कैसी लगती है, और मैंने क्यों इंटर्नशिप की। तो आई टोल्ड देम कि आई वॉज जस्ट सर्फिंग थ्रू लिंक्डइन, मतलब I did lie about this कि I was just surfing through LinkedIn and I got it. I was actually looking for internships and on Internshala and I got this, so I applied for it and मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया और हो गया। मुझे पता भी नहीं, मुझे लगता भी नहीं था होगा, और मैं बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था, और हो गया। और मेरे पास और कोई इंटर्नशिप का नहीं था ऑफर, तो आई जॉइंड दैट। सो दे स्टार्टेड आस्किंग मी मोर ऑन पॉलिटिक्स, बिकॉज आम आदमी पार्टी था, तो इसलिए मुझसे इतना पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, क्योंकि आगे मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ अपने पूरे ट्रांसक्रिप्ट में। सो आई टोल्ड देम हाउ आई फाउंड इट ऑन लिंक्डइन एंड हाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और पब्लिक पॉलिसी, और इस समय मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और मैं उनकी जो एजुकेशन वाली जो आइडियोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करता था, वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था बिफोर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। सो also I mentioned that जो मेरा रोल था, it was not exactly public policy and strategy, it was more of a PR and more of a social media role as well, and because I could create my own content, I felt कि it would help me a lot, and I got to manage their Instagram as well, Instagram of their Aap Daily page for a while, though I gave up that opportunity because it was very time consuming for me as well। तो उसमें सुबह से शाम तक लेके content वगैरह फिगर आउट करना पड़ता था, उनका पेज पे मैनेज करना पड़ता था, तो वो मतलब बहुत अनोइंग प्रोसेस था। मैंने कुछ दिन किया, उसके बाद आई लाइक रिट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, बिकॉज दिन भर मैं इंस्टाग्राम पे बैठ रहा था उसके चक्कर में, तो दैट वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल आई सपोज्ड। व्हेन आई सेड कि इट वाज मोर ऑफ अ PR रोल, सो जो एक प्रोफेसर थे वो मेरे को ताना मारते हुए बोलते हैं कि डोंट यू थिंक कि आप जनरली डज मोर ऑफ PR ओनली मोर देन वर्क। तो आई सेड कि इट्स नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली, दे डू वर्क बट दे डू एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर वर्क वेरी गुड। मतलब जो अपना काम करते हैं, क्योंकि काम वो करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, मतलब अगर 100 चीज़ों में से वो 50-60% चीज़ अचीव कर पा रहे हैं अपने 100 प्रोमिसेस में से, तो मतलब स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। और उससे 2 दिन पहले मैंने वो थिंक स्कूल की वीडियो भी देख ली थी आम आदमी पार्टी की, 2 दिन पहले आई थी या कब आई थी, मैंने वीडियो देखी हुई थी उसकी, तो मुझे उससे थोड़ा डेटा वेटा याद था। मैंने थोड़ा डेटा फेंक के मार दिया कि सर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, थोड़ा बहुत तो काम किया है। वो बात अलग है कि वो PR पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट एक पॉलिटिकल पार्टी का तो काम ही है PR का। कौन सा BJP नहीं करती। मैंने तो समझाया उनको कि सर BJP का तो खुद का पूरी PR मशीनरी है, विच इज़ जिसको टक्कर दे पा रही है आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छे से टक्कर दे पा रही है, वेरास कांग्रेस तो बुझी पड़ी है, बिल्कुल उनके तो लगी पड़ी है। तो जब मैंने बोला कि सर कांग्रेस के बारे में जब मैंने बात करी, तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग, क्योंकि वो समझ गए कि हाँ कांग्रेस का तो बेड़ा गर गया। तो फिर उससे मेरे को भी थोड़ा हिंट मिल गया कि ये थोड़ा सा एंटी कांग्रेस टाइप के लग रहे हैं, और क्योंकि वो आम आदमी पार्टी वाले टॉपिक पे भी मेरे को थोड़ा वो कर रहे थे, ग्रिल कर रहे थे। तो फिर मैंने ना बाद में शिफ्ट किया कि सर वैसे तो मैं BJP सपोर्टर हूँ तो मेरी फैमिली में भी सब BJP सपोर्टर है, वो तो आम आदमी पार्टी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इसलिए कर ली, बिकॉज मेरे को एक बार पॉलिटिक्स में काम तो करना था। बट आफ्टर हैविंग वर्कड हियर आई रियलाइज्ड कि ऑल पार्टीज आर द सेम, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक का। और ये जो मेरा ये था आंसर था, ये मैंने लखनऊ में दिया कि बिकॉज लखनऊ का इंटरव्यू भी इंटायरली पॉलिटिक्स सेंट्रिक ही था, तो मैंने ऐसे ही डाइवर्ट कर दिया क्वेश्चन भी कि सर सब सारे लोग बेवकूफ़ बना रहे, सब लोग बिक गए हैं, कि सारी गवर्नमेंट बिकी हुई है। सो आफ्टर दैट आई टॉक्ड अबाउट देयर स्कूल्स नैरेटिव और जो एजुकेशन वगैरह नैरेटिव है, और उसमें जो भी वो थोड़ा स्टैट वैट मैंने जैसे कि बताया कि मैं थोड़ा स्टैट वैट देख के गया था, तो वो स्टैट्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए वहाँ पे थ्रो करने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि व्हाट आर द 3 थिंग्स यू डू ऑन ग्राउंड इफ़ यू हैड पावर। तो वो पूछते हैं कि इफ़ आई हैड पावर, कि मैं 3 ऐसी क्या चीज़ करूँगा। तो मैंने मेनली आई फोकस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कल्चर मतलब यही हिंदुज़म मतलब नॉट एग्जैक्टली हिंदुज़म बट हेरिटेज, मेरा बोलने का मतलब वही था, हेरिटेज और कल्चरल। तो जब मैंने बोला कल्चर, तो बोलते हैं कि तो वो जो था, जो मेरे को PR वाले के पे ताना मारा था, जो प्रोफेसर थे, वो जो मेरे को PR वाली बात पे ताना मार रहे थे, तो उन्हीं ने बोला कि वो तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ सर, इंडीड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन एज वेल। फिर मैं एजुकेशन, फिर उन्होंने बोला कि तीनों को एक्सप्लेन करो।
तो फिर मैंने एजुकेशन से मैंने एक्सप्लेनेशन शुरू किया। एजुकेशन पे जब मैंने एक्सप्लेन किया तो आई टॉक्ड फॉर वेरी लॉन्ग विद देम ऑन वेरियस टॉपिक्स की हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल्स में क्या क्या प्रॉब्लम है। दे वर आस्किंग मी कि स्कूल में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया कि एक क्लास में 50-50 60-60 बच्चे बैठते हैं और एक जो टीचर है वो फोकस नहीं कर पाती। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक चीज़ है कि तुम एजुकेशन सिस्टम को गाली दे रहे हो कि साइन कोस थीटा वगैरह क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो फालतू की चीज़ें हैं। बट अलॉन्ग विद दैट आई डोंट फील कि ये सब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी जो है उनको डेवलप करता है। जब हम मैथ सॉल्व करते हैं, चाहे हम साइन कोस कर रहे हैं, ये अगर हम यूज़ नहीं कर रहे फिर भी हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो इंप्रूव होती है। तो मैं थोड़ा सा प्रो एजुकेशन सिस्टम हूँ, जैसा भी है हमारा है। थोड़ा सा काम किया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा काम किया जा सकता है, बट जो अभी है उसमें भी इतने फॉल्ट नहीं है जितना लोग बोलते हैं। और ये सब पॉइंट्स मैंने उनकी तरफ बताए। और मैंने एक थोड़ा सा इंटरनल चीज़ भी बताई कि मेरे को एक लीडर के बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली थी, विच आई वोंट लाइक टू डिस्क्लोज ओवर हेयर। बट एक पॉलिटिकल लीडर थे जिनने कुछ स्कैम वैम किया था स्कूल्स के मामले में। तो मैंने जब उनको बताया, वो बहुत डिस्गस्टिंग बात है, मैं नहीं बताना चाहूँगा ऑनलाइन क्योंकि दिक्कत हो जाती है तो फिर वो भी मतलब उनका मुँह भी ऐसे ही हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पर कुछ हैं, नेता हैं, 2-3 लोग हैं, तो वो कुछ सिस्टम बिठा रहे हैं। तो मैं चलो इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट दे वर स्टन्ड एंड दे वर डिस्गस्टेड बाय व्हाट आई सेड। सो दैट वाज अ वेरी इंटरनल इनसाइट विच आई गॉट फ्रॉम समवन आई नो। एंड आफ्टर दैट I told them कि I have done a lot of work in education as well, क्योंकि I create content a lot, so my content is education centric। मैं recommendation वगैरह मैं देता नहीं, मेरा जो भी content है सब कुछ educational है। मैं 3-4 साल से कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहा हूँ, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। थोड़े बहुत नंबर फिगर फेंक दिए कि सर इतने मिलियन इंप्रेशन है, इतना रीच है, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लिंक्डइन पे 10,000 जो भी हैं। तब तो 10 नहीं था, तब तो शायद 7 ही थे, 7-7.5 फॉलोअर थे। पर ठीक है, 500 के आसपास की रीच थी जो भी थी, वो सब मैंने उनको बताया। इंस्टाग्राम वगैरह पे सारी रीच बताई मैंने उनको कि मैं तो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने क्राई के साथ एक वॉलंटियरिंग वर्क किया था, उसमें भी आई गॉट इन टू दैट बिकॉज वो जो प्रोजेक्ट जिसमें मैं था दैट वाज फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। और मैंने एक और वॉलंटियरिंग किया था जहाँ पे आई वाज फैसिलिटेटिंग बच्चों की पढ़ाई, मतलब मैं वर्कशीट्स वगैरह बनाता था बच्चों के लिए। तो इवन कॉलेज में मैं एनएसएस का पार्ट बनना चाहता था, पर मेरा इंटरव्यू वगैरह थोड़ा मिस हो गया था, तो मैं बन नहीं पाया। नहीं तो उनका एक प्रोजेक्ट चलता था हमारे कॉलेज में, प्रोजेक्ट संस्कार, जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो उसमें मैं जानना चाहता था पर नहीं जा पाया। मैंने ये सब उनको बताया। फिर आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हेल्थ केयर में उनने मुझसे पूछा प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि सर ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ओवरवर्कड हैं, अंडरपेड ओवरवर्कड हैं, और जो भी सारी सिचुएशन मैंने उनको समझाई थोड़ी बहुत। बट फिर उसके बाद मैंने बताया कि सर जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं और जैसे ओबामा केयर है इन यूएस, ये सब ऐसा कुछ हमें मॉडल लाना चाहिए। आई एम नॉट क्वाइट, मैंने उनको बोला भी कि सर मेरे को ओबामा केयर कितना बढ़िया है, वो मेरे को उसके मेरिट्स डिमेरिट्स इतना नहीं पता, क्योंकि फिर वो मेरे से ओबामा केयर पे या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में कुछ पूछते तो मैं नहीं बता पाता, जो कि उन्होंने पूछा भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का। जैसे मैंने नाम बोला कि नॉर्वे वगैरह में बहुत बढ़िया हेल्थ केयर सिस्टम है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वहाँ पे ऐसा क्या है। तो मैंने बोला कि सर आई कैंट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, बस मैंने सुना है कि अच्छा है। मैंने ऐसे ही बोला उनको कि मतलब इंग्लिश में बोला कि सर आई नो कि इट इज़ गुड बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि एग्जैक्टली क्या अच्छा है, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, बट आई थिंक द हेल्थ केयर सिस्टम कैन बी वर्कड अपॉन अ लॉट। एंड बिकॉज मैंने उनको ये समझाया फिर उसके बाद कि हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग जैसे हेल्थ केयर पे काम करेंगे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ेगी, लोग बीमार कम पड़ेंगे, लोग काम ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी देश की। तो ग्लोबल लेवल पे हमारी जो जीडीपी का शेयर है वो बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा। तो मैं उसको इकोनॉमिक सेंस में ले गया रादर देन मेडिकल हेल्थ केयर सॉर्ट ऑफ सेंस में। सो फिर एज आई मेंशन कि उन्होंने मेरे से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में पूछा कि बताया मैंने उनको दैट आई एम नॉट क्वाइट श्योर। फिर वो मुझसे पूछता है कल्चर के बारे में, जो हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर। तो कल्चर के बारे में बोलते हैं वही बोलते हैं कि कल्चर, तो वो बोलते हैं कि वो तो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सो मैंने उनको ये बोला कि सर आई एब्सोल्युटली लव हिम फॉर दैट एंड आई थिंक देयर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन एज वेल एंड ही इज़ डूइंग इट फॉर श्योर एंड सूनर और लेटर वील डू गुड। सो मैंने उनको ये समझाया कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट, ये भी आइडिया कहीं से बोरोड है, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस जब हमको मिला 1947 में, उसके बाद हम लोगों को एज अ कंट्री सर्वाइव करना था। तो मैंने किसी का ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बैश नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बोला कि सर हम लोग को ना सर्वाइव करना था। हमारे बगल में पाकिस्तान, चाइना और ये सब यूएस वगैरह हमारी किसी से नहीं बनती थी। हमारा सिर्फ थोड़ा सा दोस्त भी क्या ही बोलेंगे, बट वो भी तुम थोड़ा पढ़ना कि रशिया हमारा दोस्त है भी कि नहीं है तो हम
तो कैसे हमारे रिलेशंस थे, उस सिचुएशन में इंडिया के अगर इतने सारे टुकड़े नहीं हुए, दैट इज़ द huge achievement of Congress government. Or after having survived for a long duration, after we have done whatever we have done, after survival, now it's time for us to reinstate what we had, द कल्चर वी हैड, जो हम पहले थे वो बनने के लिए। अब तुम्हें अगर खड़ा होना है तो उसके लिए तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उसके लिए तुम्हारे पैर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर मान लो हम 1950s में ये सब करने लग जाते, कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब, तो लोग तो जो कंट्रीज़ के पार्ट थे वो हो सकता है टूट सकते थे। हमें तब अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी पे, हमें अपनी सॉवरेनिटी पे फोकस करना चाहिए था। तो मैंने बात की कि सर हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने सॉवरेनिटी पे जितना वो फोकस कर सकती थी उन्हें किया। बट नाउ दैट वी आर अ सॉवरेन स्ट्रॉन्ग नेशन, नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन आवर कल्चर, ऑन आवर हेरिटेज। नाउ हेरिटेज का रिवाइवल शुरू हो गया, एंड हेरिटेज का रिवाइवल इज़ नेसेसरी टू यूनाइट पीपल फॉर पेट्रियाटिक फीलिंग। जैसे अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है वैसे टाइप का हमें भी इंडिया में कुछ ऐसा चाहिए कि लोग इंडिया को यूनाइटेडली सपोर्ट करें, अपने काम को करें। जैसे आप लोगों ने बहुत, मैंने वो एग्जांपल भी दिया कि अब काफ़ी सारे लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं, बाहर से वापस आ रहे हैं। जैसे पहले ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम थी, बट अब काफ़ी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस इंडिया आ जाए, तो जो NRIs हैं। तो ये सब पॉइंट्स मैंने रखे, उनके थोड़े बहुत फॉलोअप क्वेश्चंस थे इस पर, जो भी उनको टेक्निकल जो भी पूछना होगा वो उनने पूछा। फिर वो मेरे को बोलते हैं कि हाउ वुड यू सॉल्व एजुकेशन, तो फिर वो मुझसे पूछने लगे एजुकेशन के बारे में। टोल्ड देम दैट आई वुड ब्रिंग टू अ सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड। जो टेक्नोलॉजी है स्कूल्स की, उनको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पे लेके आऊँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव में कोई स्कूल है तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब ही नहीं है, और कोई दिल्ली का कोई बहुत ही बड़ा प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे 1000 कंप्यूटर लैब है, मतलब हर बच्चे के लिए अलग से कंप्यूटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप होना चाहिए कि हर एक स्कूल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये चीज़ें हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट हो, वॉशरूम्स हों, टॉयलेट्स हों, और सेग्रीगेटेड हो, लड़के लड़कियों के अलग। ये सब पॉइंट्स मैंने रेस किए। कंप्यूटर लैब्स हों, टेक्नोलॉजिकल लैब्स हों। जो टीचर्स जो सिलेक्ट होकर आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर थोड़ा सा फोकस करूँगा। जो रेशो है बिटवीन स्टूडेंट्स टू टीचर्स, उस पर थोड़ा सा काम करूँगा कि जैसे मैंने बोला कि 50 से 60 बच्चों के लिए एक टीचर है, 30, 40, 50, 60 बच्चों के लिए एक स्टूडेंट, एक टीचर है, तो इट शुड बी 10 to 12 to 15 एट मैक्स, क्योंकि एक टीचर 10, 12, 15 लोगों से ज़्यादा पे फोकस नहीं कर सकता। तुम ट्यूशन जाते होंगे, वो भी तुमने देखा होगा कि जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतने ज़्यादा ट्यूशन पे कम फोकस हो पाता है। कोचिंग वालों में तुमने रियलाइज़ किया होगा कि अगर तुम किसी सर के पास ट्यूशन जा रहे हो जो 6-7 बंदों को ही पढ़ा रहा है, वेराज एक कमरे में, वेराज अगर तुम कोई ऐसी कोचिंग में जा रहे हो जहाँ पे 700-800 बच्चे एक सेमिनार हॉल में बैठे हैं, तो वो जो 700-800 बच्चे हैं उसमें से नहीं हो सकता कि 700-800 बच्चों को के सारे डाउट्स और पर्सनल अटेंशन मिल सके, बट वो 6-7 जो लोग हैं उसमें सबको पर्सनल अटेंशन मिल सकता है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा टीचर्स की हायरिंग अगर हमें ज़्यादा करनी पड़े तो करें, बट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टीचर की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर आ ही नहीं रहा। जैसे मैं KV का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैं KV का पढ़ा हूँ 11th-12th में, तो मैंने बताया कि 2 मेरे स्कूल में सब कुछ बहुत अच्छा था, बट कुछ और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर आते ही नहीं। मैं जिसकी भी पढ़ा वो तो बहुत बढ़िया था, वहाँ पे तो सारे टीचर्स टाइम पे आते थे, मतलब थिंग्स वर वेरी राइट। बट एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए कि एक गांव के स्कूल में भी कंप्यूटर लैब है, और एक अपना जो नॉर्मल अच्छा लाविश स्कूल है। मैं ये नहीं बोला कि तुम स्विमिंग पूल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, लेकिन एटलीस्ट सम बेयर मिनिमम, जैसे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह स्मार्ट क्लासेस हो, बट इंटरनेट कनेक्शन तो हो ही सकता है, कंप्यूटर लैब तो हो ही सकती है, लाइब्रेरी तो हो ही सकती है। So these were some of the points which I focused upon, and let me just see if I have missed on something. So हाँ, जब मैंने ये सब बोला ना तो उनका एक क्वेश्चन आया, पैसे कहाँ से आएंगे। और ये जो पैसे कहाँ से आएंगे ये था पिवट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो डिस्कशन था वो करप्शन और इनकम टैक्स पे चले गया। सो मैंने उनको बोला कि सर पैसे तो आ सकते हैं, करप्शन कम कर देते हैं। तो सर बोलते हैं पिछले 74 साल में तो हुआ नहीं, अब तू कर देगा। फिर मैंने उनको बताया कि सर धीरे धीरे करने से होगा, वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई गेव सिंगापुर एग्जाम्पल, बिकॉज सिंगापुर वालों की मैंने किसी की वीडियो देखी थी सिंगापुर पे, उसकी नीतीश राजपूत की 2 दिन पहले वीडियो देखी थी सिंगापुर पे। तो मैंने सोचा कि ये सब जो कॉन्टेंट देखता रहता हूँ फालतू यूट्यूब पे बैठ के टाइम पास करता रहता हूँ, उसका कुछ तो यूज़ करूँ। तो मैंने कुछ बताया कि सर सिंगापुर ने ऐसे करप्शन से डील किया। फिर सर बोलते सिंगापुर तो छोटी सी सिटी स्टेट है, उसमें तो
उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग. सो आफ्टर आई मेंशन दिस सिंगापुर वाला पार्ट, तो आई ट्राइड प्लेइंग इट वेरी डिप्लोमेटिकली बिकॉज मेरे को ज़्यादा आंसर्स इसके समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं क्या बोलूँ. मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे. तो मुझे लगा यार करप्शन तो अब मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ करप्शन. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मैंने एक स्टेटमेंट दी कि मैंने ऐसे हिंदी में बोला, सर टैक्स तो कम नहीं कर सकते बिकॉज people will start doing protest and whatever they do, and along with it I also mentioned कि सर we can also not reduce the tax because if we reduce the tax जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू हो वो कम हो जाएगा, तो हम टैक्स के साथ तो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. फिर वो टैक्स पे ही शिफ्ट हो गए, बिल्कुल सारे क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड ही करने लग गए. फिर P2 स्टार्ट हो गया. अभी तक मेरी बात जो हो रही थी मेन P1 से ही हो रही थी. एक जो मैंने बताया जो शुरू में जो मेरे को PR के लिए वो कर रहे थे, थोड़ा सा हार्ड टाइम दे रहे थे, फिर दूसरे सर ने बोलना शुरू किया उस टाइम. तो जो दूसरे प्रोफेसर थे वो मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू इंक्रीज द टैक्स. तो फिर मैंने उनको समझाया कि सर 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. GST तो कंजम्पशन बेस्ड होता है, फिर दूसरा वो होता है प्रोस्पेक्टिव होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा. वो सर बोलते हैं मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बताओ इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कैसे बढ़ाओगे. तो फिर मैंने उनको बताया कि सर डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ाने के लिए हमें टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा, पर हम ये नहीं कर सकते बिकॉज अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स जो इंडिया में है दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एज कम्पेयर टू व्हाट अदर कंट्रीज हैज़. और जो हमारा जो इंडिविजुअल पर टैक्स लगता है 42.744%, जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में जिसकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है, उसके ऊपर अगर 43% हम टैक्स लगा रहे हैं तो हम वो टैक्स भी नहीं बढ़ा सकते. फिर वो जब मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला मैं उनको समझा रहा था तो वो मेरे को इंटरप्ट करके ये भी बोलते हैं कि नहीं कि यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय, आई नो दैट कि यू नो अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स. आई एम नॉट आस्किंग दैट हाउ वुड यू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. तो मैंने बोला कि सर हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो इनकम टैक्स है वो तो जैसे कि आई सेड कि एग्जैक्टली इट इज़ डिफिकल्ट टू इंक्रीज. अलॉन्ग विद दैट हम लोग लोन्स भी नहीं बढ़ा सकते बिकॉज फिर हमारा डेट टू GDP बढ़ जाएगा, और जैसे कि IMF ने बोला है कि अब 85% डेट टू GDP 86% के आसपास है, 100 के पास चले जाएगा. फिर वो वाला फैक्ट मैंने डाला उनके पास. तो वो बोलते हैं कि नहीं टैक्स से रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे. तो P2 ही सही अभी मेरी बात हो रही है. तो ही आज की टैक्स से ही रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे. तो मैंने बोला कि सर टैक्स का परसेंटेज तो बढ़ाओगे तो लोग परेशान हो जाएंगे. फिर वो बोलते हैं कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, आस्क मी. तो मैंने बोला कि सर टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि तो फिर मैंने बोला कि सर वी कैन इंक्रीज द टैक्स बाय इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ द पीपल. उसके लिए हमें GDP बढ़ानी पड़ेगी. उसके लिए फिर मैंने बताया कि सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देनी पड़ेगी. मैंने उनको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 100 लोग हैं और उसमें से सिर्फ 10 लोगों के पास लैपटॉप है, वेरे जापान में 100 लोग हैं और उनके 100 के 100 लोगों के पास लैपटॉप है, तो जापान की जो GDP है उसको बढ़ाने के लिए हम और लैपटॉप नहीं दे सकते 100 लोगों को. जैसे 100 लोगों के पास अगर 100 लैपटॉप हैं, सबके पास एक एक लैपटॉप है, उनको अगर एक और लैपटॉप दे देंगे तो उससे उनके GDP में ज़्यादा कोई फायदा नहीं पड़ेगा. बट इंडिया में 100 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोगों के पास लैपटॉप है, अगर हम बाकी 90 को भी दे दें तो भी लैपटॉप मतलब बीइंग टेक्नोलॉजी, दिस इज अ एग्जाम्पल. सो ये इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है Q* बढ़ाने के लिए, तो पोटेंशियल GDP बढ़ाने के लिए. तो मैंने उनको बोला कि सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा. फिर वो बोलते हैं पैसे कहाँ से आएंगे. तो इसी लूप में हम लोग फंस गए. फिर वो बोलते हैं अच्छा मेरे को ये बताओ टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है. मैंने उनको बोला कि सर टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. तो मैंने सर फिर मुझसे पूछते हैं कि कैसे हम ज़्यादा लोगों को टैक्स पे करने पे वो कर सकते हैं, मतलब ही डायरेक्टली सेड दैट. तो फिर आई अपोलोजाइज टू हिम कि अच्छा सॉरी वो गाइडिंग मी टुवर्ड्स दैट पाथ, सॉरी आई कुड नॉट रिकग्नाइज दैट. तो क्योंकि वो मेरे को लीड करने की कोशिश कर रहे थे कि उस साइड को सोचो, तो उनने खुद ने मेरे को लीड किया. मैंने उनको समझाया कि फिर उसके बाद कि सर हम लोगों की अगर हमें जितने लोग इनकम भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए हम अगर अपने जो हमारे कंप्लाइंसेस है वो कम कर दे, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं अलग अलग टाइप के, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स पता नहीं क्या क्या है. फिर मैंने उनको बोला कि सर वो एडवांस टैक्स वाला है, अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं मेरे पास कितने क्लाइंट्स आएंगे, मेरे को एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा. अगर मान लो एडवांस टैक्स शॉर्ट हो गया तो उस पर मेरे को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और उसमें दिक्कत हो जाएगी, और मैं इंटरेस्ट नहीं भरूंगा तो इंटरेस्ट पे पेनल्टी लगेगी. तो ये इंटरेस्ट, पेनल्टी, एडवांस टैक्स, इतने सारे कंप्लाइंसेस हैं. ये इतना अनोइंग प्रोसेस है कि पीपल डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो सर बोलते हैं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, कि जो प्रोफेसर बोलते हैं वो बोलते हैं कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, एग्जैक्टली कोट अनकोट ये नहीं, ये सब कुछ बातचीत इंग्लिश में चल रही है, मैं बता दूंगा जहाँ पे हिंदी में हुआ है. तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग इसलिए टैक्स इवेट कर रहे हैं क्योंकि उनसे कंप्लाइंस नहीं हो पा रही. मैंने बोला कि सर इट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, कि कुछ लोग तो इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंप्लाइंस एंड ऑल. कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ काम वाम नहीं करती इसलिए हम उनको टैक्स देने से कोई मतलब नहीं है. और दिस इज़ अ ह्यूज थिंग. मतलब मैंने उनको फिर यही बोला, और मैंने हिंदी में बोला कि सर लाइक मैं टैक्स चोरी करूँगा तो मैं तो यही सोच के करूँगा. तो दोनों हंसने लग गए. सो अच्छा ये वाली जो चीज़ मैंने की, ये मैंने इसलिए की क्योंकि जो
इंटरव्यूअर्स थे वो बहुत चिल से थे और वो मेरी बात को ज़्यादा पर्सनली एकदम वो नहीं ले रहे थे कि ये बंदे में लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। ऐसे तुम इंटरव्यू रूम में जाके ऐसे हर किसी को नहीं बोल सकते, तुम्हें थोड़ा सा जज करना पड़ेगा कि इफ़ यू कैन कैरी दैट और नॉट, कि तुम्हारी टोन कैसी है। अगर तुम बहुत ही ख़राब टोन में बोलोगे तो इट कैन बैकफायर एज वेल। सो मैंने तो मजाक मजाक में बोला, हंसते हंसते बोला, तो वो भी समझ गए कि ये भी ऐसी मजाक मजाक में बोल रहा है। सो जब मैंने ये बोला था ना कि सर काफ़ी सारे लोग तो कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है इसीलिए टैक्स नहीं भरते, तो जो P2 थे वो खुद ही बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम एक फिक्स टैक्स रेट लगा देते हैं 20%, अब कैसे बढ़ाओगे लोगों का टैक्स, जो लोग टैक्स भर रहे हैं। और जब मैंने वो GDP Q* वाला बता रहा था तो मैंने उसमें वो इक्वेशन में डाल दी थी C+I+G+X-M वाली कि इनकम बढ़ाने के लिए, जो वो नेशनल इनकम वाली पार्ट है, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट समझ गए। वो मेरे से इसलिए बात इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा जनरली इकोनॉमिक्स वाला बैकग्राउंड है और मेरी जो डिग्री है उसमें ज़्यादातर इलेक्टिव जो थे इकोनॉमिक्स वाले थे और फाइनेंस वाले थे, पब्लिक फाइनेंस और ये सब टॉपिक्स थे, इसलिए मेरे से ये सब पूछा जा रहा है। किसी इंजीनियर से शायद ये सब ना पूछे, टेक्निकली आई डोंट थिंक कि पूछना चाहिए। मतलब जो बाकी इंजीनियर्स थे मेरे पैनल में उनसे तो ये सब नहीं पूछा, मेरे से ही पूछा, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था मेरे को थोड़ा ये पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस और इस सब में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजी वगैरह में, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए उनने मेरे से ये सब पूछा। सो आफ्टर ऑल दिस, जब मैंने सर को ये बोला कि सर काफ़ी सारे लोग तो टैक्स इसलिए नहीं भरते कि गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तो जो P1 है वो खुद ही बोलता है कि तो अनिल कपूर बना देते हैं कि एक दिन का CM। सो हम फिर तीनों हंसने लग गए उसके बाद इस पॉइंट पे। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम इन इंडिया। मैंने उनको चाइना के कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें समझाई, बट मैं इसको कंक्लूड यही बोल के करूँगा इस क्वेश्चन को कि आई टोल्ड देम कि जो चाइना है वहाँ पे है टॉप डाउन अप्रोच। ये भी मैंने कोई पॉडकास्ट में सुनी थी शायद, हाँ पॉडकास्ट में ही सुनी थी। तो वहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच, और मैंने वहाँ पे ऐसे हिंदी में कोट किया कि सर वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, मतलब ये नहीं बोला कि वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, मैंने बोला कि सर वहाँ कि इन चाइना वी दे फॉलो, भाई ने बोला करने का तो करने का, कोट एंड कोट। और इंडिया में अगर गवर्नमेंट कुछ बोलती है तो हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को जाके बोलते हैं कि चल चल बाप को मच्छे का, कोट एंड कोट। ये मैंने बोला, और फिर उसके बाद वो दोनों हंसने लगे जोर जोर से। फिर मैंने बोला कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है लोगों में कि आप किसी को कितना भी समझा लो, आप हमेशा गवर्नमेंट की ही गलती है, हमेशा गवर्नमेंट की गलती है। और अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फैंटम बनेगी, मतलब ऐसे नहीं बोला कि फैंटम बनेगी, बट अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फैंटम बनती है तो यहाँ के लोग मतलब धमकी देके निकाल भी देते हैं गवर्नमेंट को। तो फिर वो दोनों हंसने लग गए, वो बोलते हैं कि यू रियली थिंक वी कैन थ्रो आउट द गवर्नमेंट, बिकॉज आई सेड कि द पीपल कैन ऑल्सो थ्रो आउट द गवर्नमेंट बट इन चाइना दे कांट। तो दे स्टार्टेड लाफिंग, दे से डू यू थिंक वी कैन थ्रो आउट द गवर्नमेंट। मैंने बोला कि सर वी can't we can be pretentious about it, I know we can't, but let's be pretentious about it कि at least we can, at least we have the option to which we can't execute। so फिर वो दोनों हंसने लग गए। फिर उसके बाद इंटरव्यू ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेट मी जस्ट चेक, मेन हाईलाइट तो वही 2-3 चीज़ें थी जो मैंने उनको एक वो नेता वाली बात बताई थी, वो जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। वो बात सुन के वो थोड़े हैरान परेशान चौकन्ने हो गए। और जो मैंने वो वाली बात बताई थी, भाई ने बोला करने का तो करने का और चल चल बाप को मच्छे का, उस पर तो वो एकदम लोटपोट हो गए, मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ गया उनको। तो बहुत ही फन एकदम कॉन्वर्सेशनल इंटरव्यू था, कोई भी स्ट्रेस कुछ नहीं, आराम से चिल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। अहमदाबाद का थोड़ा सा आई वुड से इससे ज़्यादा स्ट्रेस इंटरव्यू था, ये तो बिल्कुल स्ट्रेस इंटरव्यू था, एक्सट्रीमली चिल इंटरव्यू। उनने मेरे से स्टार्टिंग में ये भी पूछा था कि तुमने इतनी सारी चीज़ें क्यों की है, क्योंकि मैंने अलग अलग डोमेन में इंटर्नशिप किया, मैंने फाइनेंस में भी काम किया है, पॉलिटिक्स में भी काम किया है, RJ भी था मैं, उसके बाद मैंने ऑपरेशंस में भी काम किया है, मार्केटिंग में भी काम किया है, सोशल मीडिया में भी काम किया है, खुद का कंटेंट बना रहा हूँ, खुद का फंड भी मैनेज करता हूँ, कंटेंट फाइनेंस में बनाता हूँ, और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, मैं स्टूडेंट्स यूनियन में था कॉलेज के, और भी बहुत कुछ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब, तो दे हैड ए जेन्युइन क्वेश्चन कि उनको ऐसा लगा कि मैंने जो इतनी सारी चीज़ें की हैं मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ किसी भी एक चीज़ को लेके। तो मैंने उनका वो भ्रम तोड़ा, मैंने उनको समझाया कि सर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती गई और मैंने ये सारी अपॉर्चुनिटी टेक अप की। उधर से ही मैंने उनको ब्रिज किया टुवर्ड्स माय आम आदमी पार्टीज़ इंटर्नशिप कि ये इंटर्नशिप मुझे कैसे मिली, मैंने क्योंकि तब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, तब मेरी दूसरी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी रैकर क्लब वाली, जो मैं अभी कर रहा हूँ। वो वाली इंटर्नशिप के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, दो मैंने उनको बताया कि आई एम डूइंग दिस इंटर्नशिप इन डेटा राइटिंग और जो भी, तो दे डिड नॉट आस्क मी मच अबाउट इट। तो
दैट वॉज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ द होल इंटरव्यू। एज ए सेट कि बहुत ही कॉन्वर्सेशनल, बहुत कुछ स्ट्रेस नहीं था। कुछ गलतियाँ जो मैंने की, आई वुड से कि जो हिंट्स ड्रॉप कर रहे थे मैं उनको थोड़ा सा बेटर रीड कर सकता था। मैंने एग्जैक्टली बहुत अच्छे से उनके हिंट्स रीड नहीं किए, मुझे थोड़ा सा और चौकन्ना हो गया, उनके हिंट्स को रीड करना चाहिए था। एंड ये मेरे सारे इंटरव्यू में प्रॉब्लम मैंने देखी कि आई समटाइम टेंड टू डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक अ लॉट। ये तो तुम मेरी वीडियो में भी देख के समझ गए होंगे कि मैं शुरू कहीं पे करता हूँ, पहुँच कहीं पे जाता हूँ और फिर उस पॉइंट से दूसरे टॉपिक पे चले जाता हूँ और फिर वापस भी आ जाता हूँ। तो जो ये मेरी आदत है कि डाइग्रेस करने की, ये इस पर मुझे थोड़ा सा काम करना चाहिए था। इंटरव्यूज़ में मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई, मैंने इस पर कोई काम नहीं किया। अलॉन्ग दैट आई कैन बी अ बेटर लिसनर, बिकॉज जो वो क्वेश्चंस बोल रहे थे, अगर मैं उनके टोन में ही पहचान जाता कि वो मेरे को क्या हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है इंटरव्यू कुड हैव बीन मच 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 बेटर। दो कन्वर्ट हो गया, अगर कन्वर्ट नहीं होता तो ये सारे जो रिग्रेट्स हैं ये सब मेरे मन में घूमते हैं। तो मैंने इसलिए ये सब आपको बता दिए। अगर बात पसंद आई तो लाइक शेयर कॉमेंट फॉलो जो भी होता है सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम लिंक्डइन हर जगह फॉलो कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।